आज हम ज़िला उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनील वर्मा साहब से रूबरू होंगे और जानेंगे यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्थिति है और क्या आगे की तैयारियाँ हैं। जैसे कि सबको पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है। यहाँ के शायर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बहुत तहमीर व तरक्की की राह पर गामज़न किया था और काफ़ी खुशहाली का माहौल जम्मू कश्मीर में बढ़ाए रखा था। उसके बाद यहाँ पे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ काफ़ी सालों तक यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने यहाँ के लोगों का एक सहारा बन के जम्मू कश्मीर को और आगे तरक्की की राह पे बढ़ाया था। आज डीडीसी के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीटें जो डीडीसी के कैंडिडेट इलेक्ट होकर आए वो गुपकार अलायंस की। गुपकार, कुछ लोग इसको गुपकार गैंग के नाम से बोलते हैं, लेकिन हमारी मीडिया इसको गुपकार गैंग नहीं बोलेगी। गुपकार गैंग शब्द ठीक नहीं है। गुपकार एक जगह का नाम है और उस जगह पे अलायंस 5-6 पार्टियों का हुआ और उसका नाम रखा गया गुपकार अलायंस। तो आइए आज हम सुनील वर्मा साहब, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हालात कैसे हैं। आपको मुबारक है सर, सबसे पहले कि गुपकार अलायंस ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा डीडीसी के चुनाव में मेंबर इलेक्ट होकर सामने आई है। इस पे आपके मुबारक है और आपको संदेश जनता को क्या है सर? जी, सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर होने की हैसियत से मैं पूरी रियासत की आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस माहौल में जो जहाँ सियासी एक मैं समझता हूँ कि युद्ध चल रहा था, सच्चाई और सच और झूठ का एक जहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध था, जिसमें लोगों ने सच्चाई का साथ दिया। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार अलायंस जहाँ पे जिसके सदर डॉक्टर फारूक साहब हैं, तो उसका साथ दिया। तो अभी आपने एक शब्द कहा कि जहाँ कुछ लोग गुपकार गैंग बोलते हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं रियासती अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि गुपकार शब्द जो है, गुपकार रोड है, कश्मीर में एक रोड है गुपकार रोड, जहाँ पे हमारे कम से कम 3-4 मुख्यमंत्री जो रियासत जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उसमें डॉक्टर फारूक साहब का रेजिडेंस है, उमर साहब का रेजिडेंस है, महबूबा मुफ्ती जी का रेजिडेंस है और ये जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनका उस गुपकार रोड पे ही वो रहते हैं। पिछले दिनों जो मरकज़ी हुकूमत ने हमारी रियासत के साथ, मैं तो ये कहता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी की, जो हमारा स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था 370 का, जो लोगों का जो एक बुनियादी जो हक भी बनता था, तो उसको हमसे छीन लिया मर्कज़ी सरकार ने। तो 35A के अधिकार में जो हमें अधिकार मिले थे रियासती अवाम को, वो हमसे छीन लिया। तो और उसके बाद जो पकड़ धकड़ इन लोगों ने की, हमारे बहुत से कारकुनों को नज़रबंद किया गया, हमारे लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब को नज़रबंद किया गया, उमर साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को, और भी न जाने कितने हज़ारों जो सियासी पॉलिटिकल जो लीडर थे उनको इन्होंने नज़रबंद किया। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो ज्यादतियाँ हमारे साथ की, तो अगर उस गुपकार, क्योंकि वो उसी रोड पे जो लोग सब पॉलिटिकल जो हेड ऑफ दी वो है ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, उन्होंने बैठ के एक मशवरा किया कि इन बातों का जवाब कैसे दिया जाए। तो वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया। तो उस ग्रुप को ये लोग कहते हैं कि गुपकार गैंग। ऐसी कोई बात है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तारीख इस बात की गवाह है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर में जब कभी भी मुसीबतें आई हैं या जब कभी भी रियासत में कोई ऐसा माहौल बना है, तो ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस का भी इसमें भागीदारी रही है। यही दो पॉलिटिकल तंजीमें हैं जिन्होंने रियासती अवाम का साथ दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त खुल्लम खुल्ला ये लोगों को था कि 2 नेशन थ्योरी थी कि कोई भी जो मुस्लिम जो हमारी रियासतें थी
कि वो कुछ पाकिस्तान में चली गई। तो मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि ये रियासत जम्मू कश्मीर ये भी मुस्लिम एक रियासत है, क्योंकि इसमें 85 मुस्लिम पॉपुलेशन है इस रियासत में। तो उस वक्त हमारे जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, तो उन्होंने किस तरह रुख बदला था, क्योंकि जहाँ रियासत में अफरा तफरी का माहौल था और उस माहौल में जहाँ पर जब कवालियों ने जहाँ हमला किया तो जहाँ कत्ल गारत हो रही थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और उस वक्त जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो एक रोल रहा, और जिसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ये शब्द कहने पड़े थे कि अगर मुझे इस माहौल में कोई रोशनी की किरण कहीं नज़र आ रही है तो वो शेर कश्मीर में आ रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुओं का उन्होंने सेव किया, मुकाबला किया। शेरवानी थे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े कदावर नेता थे, उन्होंने कवालियों को जब गलत राह पे लाया और लोगों को बचाया हमें, और उसके बाद उनका हशर क्या हुआ, जैसे यीशु मसीह का हुआ था, शेरवानी को किलो उसके साथ दीवार के साथ खड़ा करके उसका कत्ल किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में जब कभी भी जहाँ का कोई विपदा आई है तो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है जिसने आगे आके उसका मुकाबला किया है। मिलिटेंसी पिछले कई सालों से है। मैं आज ये आपके माध्यम से तमाम रियासती अवाम को, पूरे हिंदुस्तान की अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि इस मिलिटेंसी के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हज़ारों, मैं कहता हूँ कि 15 से लेकर 20,000 तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी जहान की शहादत दी है। उसमें हमारे MLC, मिनिस्टर, MLA, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, न जाने कितने वर्कर, हज़ारों वर्कर, जिन्होंने पाकिस्तान की गोलियां खाई हैं अपने सीने पे इस रियासत की सलामती के लिए। तो आज ये लोग हमें कहते हैं कि ये गुपकार गैंग है, तो ये चलो इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हमें इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम भारतवासी हैं और हमारे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने भारत को उस वक्त चुना था जब वो पाकिस्तान के साथ आसानी से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था जब जिन्ना साहब ने उनसे अप्रोच किया कि तू तो मेरा मुस्लिम भाई है, क्यों नहीं मेरे साथ पाकिस्तान के साथ आता, तो शेर कश्मीर ने उनको यही जवाब दिया था कि मैं तेरे साथ नहीं, तेरे पाकिस्तान में 8 लाख मुस्लिम हैं, तो मेरे हिंदुस्तान में 20 लाख मुस्लिम हैं, मैं 20 लाख लोगों के साथ जाऊंगा। तो ये एक क्या कहते हैं कि ये ऐतिहासिक बातें हैं, इतिहास में लिखी हुई बातें हैं। और डॉक्टर फारूक साहब, मैं कहता हूँ कि लोग जहाँ पर सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, सेकुलरिज्म के नारे देते हैं, लेकिन मैं ये दावे से एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर फारूक साहब जैसा सेकुलर इंसान, सेकुलर नेता इस धरती पे दोबारा पैदा नहीं हो सकता। वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब ही है जिसने हमारे मज़हब क्या है, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वाहिद कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब है जिसने हिंदू के साथ भी रिश्ता किया है, मुस्लिम के साथ भी रिश्ता किया है, सिख के साथ भी रिश्ता किया है। और तो मुझे लोग कभी पूछते कि तेरा फारूक के घर में जब सब्जी बनती है तो उसमें वो क्या खाते हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ वहाँ सेकुलरिज्म चलता है, तो वो किस ढंग से वो करता है। तो मेरे ये कहने का मतलब कि इससे बड़ा सेकुलर कोई लीडर आज तक आपने देखा है? तो ये लोग, ये 2-2 टके के लोग ये जो बातें करते हैं, कभी कोई कहता है गुपकार गैंग जो फारूक साहब के शान के खिलाफ बात करते हैं, क्या हमें इनकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है रियासती अवाम के लिए, क्योंकि इन हालातों में मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे इलेक्शन के लिए, क्योंकि जब से जहाँ ये ड्यूटी बनी है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत जम्मू कश्मीर कभी आज़ाद मुल्क हुआ करता था। इन लोगों ने साजिशें की और मुल्क की इसको रियासत बनाया, और जब से ये मोदी साहब आए हैं, इन्होंने रियासत को भी दर्जा कम करके हमें ड्यूटी में बिठा दिया। तो ये इन्होंने सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, और मैं रियासती अवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो इलेक्शन DDC के ये हुए ही इस मुद्दे पे कि कौन लोग ये जो हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया, कौन इसके हक में है और कौन इसके विरोध में है। तो आपने देख लिया 280 सीटों में से 112 सीटें हमारे
अलाइंस जिसकी नुमाइंदगी हमारे डॉक्टर फारूक साहब कर रहे हैं, 112 सीटें उनको मिली, 50 सीटें जो इंडिपेंडेंट जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने ली। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ वो 50 में मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पार्टी मैंडेट पे इलेक्शन हुए, कुछ लोग इग्नोर हुए, तो उन्होंने आज़ाद अपना पर्चा दाखिल करके वो भी जीत के आए और वो भी हमारे साथ आज डेली शाना बशाना वो हमारे साथ वो ज्वाइन भी कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसीज़ है उनको चुना है, उन पर मोहर लगाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मरकज़ी हुकूमत को कि एक बार फिर नए सिरे से विचार कीजिए और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को आप खुशहाल दिखना चाहते हैं, वहाँ खुशहाली कायम करना चाहते हैं, तो वो हमारा स्टेटस आपको दोबारा वापस देना होगा, तभी एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और रियासत में एक अच्छा माहौल बनेगा और हम सब लोग उसमें हम निकलेंगे। बाकी जहाँ तक सवाल इलेक्शन का है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इसमें बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। लास्ट दिनों में अभी 2 फेस डिक्लेयर भी हो चुके थे, 2 फेसों में लोगों ने पेपर भी दाखिल कर दिए थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला नहीं किया था कि हमें इसमें हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब जम्मू में आए, महबूब मुफ्ती जी भी उनके साथ आई, तो बैठे बैठे बात हुई कि चलो इसमें हिस्सा ले लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये ग्रुप जो है बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, उसके बाद भी 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल रही है। अगर ये थोड़ा 2 महीने पहले इन्होंने तैयारी की होती तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये भाजपा का नामो निशान भी जहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये प्रिपेयर ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ हमारे जम्मू में थोड़ा सा इसका थोड़ा कम रहा, क्योंकि वो जो हमने इसमें जो तैयारी नहीं की थी, इसमें प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन अब आने वाले जो इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन है, हम पूरे जो कारकुन है, जहाँ मैं तो 2 की बात करूँगा, हम पूरी पंचायत लेवल पे जो हमारी कमेटी है उनको रिव्यू कर रहे हैं, ब्लॉक कमेटी को रिव्यू कर रहे हैं, अपने सारे कार्यकर्ताओं को हम रिव्यू इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगले इलेक्शन में लड़ने हैं। तो इसके लिए हम एक पूरी माकूल तैयारी कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो इसके नतीजे भी अच्छे होंगे। और जो कमियां इस इलेक्शन में हमारी हमसे रही हैं तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसे मुकम्मल करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झंडा है उसे हम लहराएंगे और भगवान ने चाहा तो जीत के आएंगे। और अच्छा क्या बोलते हैं कि ये जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छा एक रिजल्ट उनके सामने आएगा और रियासत में मैं समझता हूँ कि दोबारा एक खुशी का माहौल जहाँ पैदा होगा और लोगों के घरों में खुशहालियाँ आएंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम बात करते हैं सन 1995, यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद था। वो दौर यहाँ की जनता ने देखा और हमने खुद भी देखा है। उस समय यहाँ पे गवर्नरी शासन होता था। उसके बाद सन 1995 में जब फारूक साहब जम्मू कश्मीर में ही रहते थे, यहीं के रहने वाले, वो नेशनल पार्टीज़ जो हमारे नेशन की बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, किसी ने भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। वाहिद एक रीजनल पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस आतंकवाद के बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ की कमान संभाली और चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ के भारी बहुमत से जीत कर वो आए और यहाँ के हालात नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। और लोकतंत्र 1995 के बाद अगर जम्मू कश्मीर में उस आतंकवाद के बीच में किसी ने किया तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की ही देन थी। इसी के साथ मैं वर्मा साहब से एक और क्वेश्चन करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में तमीर व तरक्की ज़मीनी सतह पे की है और आगे भी पूरी कर रहे हैं ये। तो जो अभी आगे चुनाव होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मजबूती से वो चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। सर, जो आपके किए हुए काम नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ की तमीर व तरक्की के लिए है, वो कहीं लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर बैठे हैं और गुमराह होके दूसरी बातों में कहीं धर्म जात या के नाम पर तो नहीं जा रहे? सर, इस पर क्या कहना, थोड़ा सा आप अपना रुख रखें। ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो भाजपा जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो वो कर रही है, सत्ता संभाले हुए है, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये कहते डेवलपमेंट की बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इनकी जो नताइज जो रिज़ल्ट है बिल्कुल ज़ीरो है। आज बच्चा बच्चा जो है इस रियासत जम्मू कश्मीर का इनसे वाकिफ़ हो चुका है। तो ये है कि आने वाले यहाँ से जब लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वक्त देखा है, जब डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत देखी है, उमर साहब की हुकूमत देखी है, और शेर कश्मीर की ने जो दिया इस रियासत को वो देखा हुआ है, तो इनको भी देख रहे हैं। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर का क्या हाल हो गया है। आज आप देखिए, किसानों की हालत देखिए, बेरोज़गारी जो है, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम 50,000 नौकरियां लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई एक आदमी मुझे बता दीजिए कि दो आदमी बता दें ये कि जनाब हम 50,000 लोगों को नौकरियां तो नहीं दे सके, लेकिन फलाने 2 आदमियों को हमने नौकरी दी है। किसी को नहीं। जिन लोगों का काम है धर्म और जात पात के नाम पे सियासत करना, और लोगों को मज़हब के नाम पर तकसीम करना, और अपना जो सियासी रोटियाँ जो हैं ये लोग सेकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो जैसे जम्मू कश्मीर की आवाम है, इनकी चालाकियों से वाकिफ़ हो चुकी है। अब इनकी चालाकियाँ जहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोज़गारी का इतनी बुरी हालत यहाँ पे है, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। आज उनकी हालत देखिए, मरने की कगार पे इंडस्ट्रियाँ सारी आ चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तहस नहस सिस्टम हो गया है। ये जो हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो रुल गई है जब से इन्होंने GST लागू किया है, अभी तक उसकी भरपाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या क्या इनकी जो इन्होंने जो कारनामे किए हैं किसको गिनाऊँ, तो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल इससे तंग आ चुके हैं, जम्मू के लोग भी तंग आ चुके हैं, और आने वाले जो इलेक्शन है इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि इनको सबक सिखाएंगे, वोटों के जरिए इनसे नाराज़गी कर अपनी जो दिल में इनको नाराज़गी है वो जाहिर करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील वर्मा साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला उधमपुर। इनका साफ कहना है कि ज़मीन सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, चाहे वो रोज़गार के हों, तमीर व तरक्की के हों, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं हुआ है। हज़ारों के हिसाब से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, बिजनेसमैन तबका परेशान है। तमीर व तरक्की का जम्मू कश्मीर में नामो निशान नहीं, कहीं भी नहीं है। सिर्फ झूठे वादे और प्रचार होता है, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं होता। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मनास, RP ग्लोबल मीडिया उधमपुर।